दृष्टि आईएएस के इम्पोर्टेंट टॉपिक रिवीजन्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल के कुछ प्रमुख अधिनियम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सबसे पहले बात रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण का प्रारंभ हुआ। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स बने पहले गवर्नर जनरल। इसके साथ ही कुछ मामलों में बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल में एक प्रशासक मंडल का गठन किया गया। इस मंडल में गवर्नर जनरल और 4 सदस्य शामिल थे। इन्हें कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1774 में बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश होते थे। इसके अलावा इस एक्ट के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस एक्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में प्रशासन गवर्नर जनरल और उसकी 3 सदस्यों वाली परिषद के द्वारा होगा। इसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को भी दिया गया। बंबई और मद्रास के गवर्नर को पूर्ण रूपेण बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। अगला एक्ट है चार्टर एक्ट 1813। इस एक्ट ने कंपनी के भारत के साथ व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया था, चाय को छोड़कर। कंपनी का चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा। भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया। इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को अनुमति दी गई। इसके अलावा कंपनी की आय से शिक्षा के लिए कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी प्रावधान किया गया। अगला एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा कहा गया कि भारतीय प्रदेशों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड बेंटिंग। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य, जो कि अस्थायी सदस्य होता था, ये विधि विशेषज्ञ होते थे। पहली बार मैकाले को इस सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। इस एक्ट के द्वारा विधि आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया। इसका मंतव्य था कि भारतीय कानून को संहिताबद्ध और सुधारने की कोशिश की जाए। इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार भी समाप्त किया गया। कंपनी के अधीन किसी पद पर नियुक्ति में भारतीयों से समानता का व्यवहार किया जाए, यह कहा गया। इसके अलावा इस एक्ट के माध्यम से भारत में दास प्रथा को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। अगला एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश संसद कभी भी कंपनी से भारत का शासन ले सकती है। नियुक्ति के मामले में डायरेक्टर्स का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। विधि सदस्य को कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा सिविल सेवा अब परीक्षा आधारित कर दी गई। गवर्नर जनरल की परिषद में कानून निर्माण में सहायता के लिए 6 नए सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इसके अलावा कार्यकारी परिषद को विधान परिषद के विधेयक को वीटो करने का अधिकार भी दे दिया गया। अगला अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1858, जो कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद आया था। इसके द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथों में चला गया। गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और भारत के पहले वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के माध्यम से भारत सचिव का पद बनाया गया और उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन भी किया गया। भारत में प्रतिनिधि सरकार के विकास का क्रम देखें तो इसमें पहला एक्ट था भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस एक्ट के माध्यम से कार्यकारी परिषद में 5वें सदस्य को बढ़ाया गया और पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई, जो कि कैबिनेट सिस्टम का आधार है। इसके अलावा विधान परिषद की स्थापना की गई ताकि केंद्र में विधि निर्माण के लिए कार्यकारी परिषद का विस्तार हो सके। कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया और इसमें 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य नामित करने का प्रावधान किया गया था। इस एक्ट के द्वारा बंबई और मद्रास से उनकी विधिक शक्तियां वापस ले ली गई। गवर्नर जनरल को संकटकालीन स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दे दी गई। अगला अधिनियम है भारत परिषद अधिनियम 1892। इस एक्ट के माध्यम से सेंट्रल काउंसिल में अधिकतम 22 सदस्य, जिनमें 10 से 16 अतिरिक्त सदस्य हों, का प्रावधान किया गया। कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या 6 कर दी गई। केंद्र और प्रांतों में परिषदों के आकार और कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई। इस एक्ट में पहली बार चुनाव का प्रयोग हुआ, हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया। इसके अलावा बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार और प्रश्न पूछने का अधिकार भी इस एक्ट के माध्यम से ही दिया गया था। अगला महत्वपूर्ण एक्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है।
इस एक्ट में कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय सदस्य को रखने की व्यवस्था की गई और ऐसे पहले सदस्य थे सत्येंद्र सिन्हा। इस परिषद में अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रयोग किया गया। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक मताधिकार की व्यवस्था की गई। इस एक्ट के माध्यम से प्रश्न पूछने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार और प्रस्ताव पारित करने का अधिकार भी दिया गया। इस एक्ट के आते आते तक चीजें बहुत सारी बदल गई थी और इसके बाद जो एक्ट आए वो सब उत्तरदायी सरकार के विकास से संबंधित थे। तो ऐसा पहला एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1919, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में कहा गया कि केंद्र की कार्यकारी परिषद में 8 में से 3 सदस्य भारतीय होंगे। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें एक तरफ आरक्षित और दूसरी तरफ हस्तांतरित विषय रखे गए। प्रांतों के ऊपर केंद्र नियंत्रण में कुछ ढीलापन लाया गया और केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई। इस एक्ट में सिखों, आंग्ल भारतीयों, ईसाइयों व यूरोपियों को भी पृथक नेतृत्व दिया गया था। पहली बार प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के गठन का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के तहत पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ और इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में पहली बार संघात्मक सरकार बनाने का प्रयास किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया और स्वायत्त सरकार की व्यवस्था की गई। इस एक्ट में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। बर्मा और म्यांमार को भारत से पृथक कर दिया गया। इसके अलावा भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन की अवधारणा स्थापित की गई। इसमें संघ सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के पास रखी गईं। इसके अलावा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान भी इसी एक्ट से उपजा था। अगला महत्वपूर्ण अधिनियम है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस एक्ट के द्वारा भारतीय और पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को अपने संविधान बनाने की अनुमति दी गई। इस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को प्रादेशिक शासन इकाइयां भारत और पाकिस्तान की स्थापना हुई। ब्रिटिश सम्राट का भारतीय रियासतों पर प्रभुत्व समाप्त हो गया। भारत राज्य सचिव का पद समाप्त हुआ और इसका कार्य राष्ट्रमंडलीय मामलों के सचिव यानी सेक्रेटरी फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को दे दिया गया। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ और नई जानकारियों और पहलुओं के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।